हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ की जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज को आप लोग पता होगा कि नई वाली टेस्ट सीरीज उसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आज की एंशियंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारी जो आधुनिक इतिहास है वो हमारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और लगा चुके हैं, जो कि जीएस वर्ल्ड की ही थी। ये टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली है, ये मैंने जीएस वर्ल्ड से परचेस की है और उसके बाद मैं लगा रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगा लिए थे, कुछ क्वेश्चन हमारे आगे लग रहे थे, उन पे हम बात करेंगे। जैसे 100 तक हम क्वेश्चनों को कवर कर चुके थे, ये देख सकते हो 100 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हमारे 101 नंबर से क्वेश्चन जो होंगे वो कवर होने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम हिंदी की भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज को लगाना स्टार्ट कर दिया इसी वर्ष से। हिंदी भी आप लोग लगा रहे हैं, तो हिंदी की जाके आप लोग भी देख सकते हो, हिंदी की टेस्ट सीरीज भी डल रही है। आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रकूटों के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं का मतलब होता है गलत कौन सा कथन है। राष्ट्रकूटों ने जो कहा था वो ग्रामपतियों और ग्राम लेखाकार का जो पद था राष्ट्रकूटों के समय, वह वंशानुगत होता था। हाँ बिल्कुल सही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह स्थानांतरण होता चला आ रहा था। एक तरीके से इसे कहते हैं वंशानुगत। बिल्कुल बात ठीक है, ग्रामपतियों और ग्राम लेखाकार का जो पद है वंशानुगत था। सामंती प्रशासन का पूर्ण अभाव था। देखो, सामंती प्रशासन का पूर्ण अभाव था ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूर्ण अभाव था। तो ऑप्शन के लिहाज से क्या पूछा था, कौन सा कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन बी वाला रहेगा, क्योंकि दूसरा केवल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल इसी क्वेश्चन का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। मृदभांड है और अवधि है ना। मृदभांड और अवधि है, यहाँ पर कितने ऑप्शन सही सुमिलित है। चित्तित दूषण मृदभांड ऋग्वैदिक काल, गैरिक मृदभांड नवपाषाण काल, उत्तर काले पॉलिस्टार मृदभांड हड़प्पा काल। तो आपका यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन में, न तो उत्तरी काले पॉलिस्टार मृदभांड हड़प्पा काल से, ये भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि मूर काल से ज्यादातर संबंधित है। गैरिक मृदभांड आपकी ये भी गलत हो जाएगा। केवल आपका चित्तित धूसर मृदभांड जो है वो आपका ऋग्वैदिक काल से संबंधित रहेगा। तो ऑप्शन के क्या पूछा है, इसमें से सही सुमिलित कीजिए। इनमें से आपका केवल एक युग्म सुमिलित है, तो आप, लेकिन आपको इस ऑप्शन में ना तीनों आने चाहिए, तभी आप इसको क्वेश्चन कर पाओगे। ये ट्रेंड बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सबसे पहले यूपीएससी का द्वारा ट्रेंड लाया गया था। और यूपी पीसीएस जो अभी हुआ था आपका 22 दिसंबर को, उसमें ट्रेंड कुछ देखा गया था और संभवतः अब ऐसा लग सकता है कि यूपी के आरओ में भी इसका ट्रेंड लग सकता है। तो इसीलिए अब प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो प्रैक्टिस करते रहना होगा। चलिए खैर, क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में मूर पूर्व अवधि, मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया की बात की जा रही है उस समय जो मूर की पूर्व अवधि है, जैसे कि 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच में कौन सी थी। तो आहत सिक्के हाँ उस समय थे, श्रेणी व्यवस्था भी उस समय थी, धान की रोपाई की तकनीक भी थी। तो आप कहोगे तीनों ऑप्शन सही है, आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है। प्राचीन नाम आधुनिक नाम किसके हैं, ऋग्वैदिक काल की नदियों के नाम हैं। और ये पूछ रहा है कि प्राचीन काल और आधुनिक नाम बताओ। जैसे कि यहाँ पर सही कौन कौन सी है। परसुरणी को झेलम नहीं कहा जाता था, परसुरणी को रावी कहा जाता है वर्तमान में, है ना। और अगर हम बात करें विपाशा को व्यास कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। अश्कनी को चेनाब कहा जाता था, ये भी सही है। तो कितनी युग्म सुमिलित, देखो वही युग्म वाला क्वेश्चन आजकल बनने का ट्रेंड, तो केवल यहाँ पर दूसरा और तीसरा सुमिलित सही है। तो कितनी युग्म, दो। आप कहोगे केवल दो युग्म सुमिलित। लेकिन अब आप ये मन में सोच रहे हो सर नदियां तो बहुत सारी थी, उनको भी बता दो तो ज्यादा बेटर आए। हाँ बिल्कुल बता देते हैं, उनको भी नदियों को बता देते हैं, जिससे कि आपके मन में थोड़ा सा शंकाएं जो है वो दूर हो जाए। यहाँ पर हम प्राचीन काल की बात करेंगे, प्राचीन काल में जो नदियां थी उनकी बात करेंगे, और इस जगह पर हम आधुनिक समय में जो नाम है उनकी बात करेंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान। तो किसकी बात करें, नदी की। तो उस समय जो जिसको कुभा कहते थे, कुभा या कुंभा, देखो अगर बिंदी लग गई तो कुंभा हो जाएगी, बिंदी नहीं लगी तो कुभा है। वर्तमान में इसको हम काबुल कहते हैं। क्या कहते हैं, काबुल कहते हैं। ठीक है। एक थी आपकी वितस्ता, कौन सी थी, वितस्ता, जिसको वर्तमान में झीलम कहते हैं। क्या कहते हैं, झीलम कहते हैं। भाई ये भी ठीक है। एक थी आपकी अस्कनी, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन में भी थी अस्कनी, जिसको हम चिनाब कहते हैं वर्तमान में। एक आपकी थी शतुद्री, शतुद्री। अब बहुत सारे लोग तो ये सोचे सर मुझे पता है क्यों कर रहे हो, अरे जिसको नहीं पता उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है, रिवीजन हो जाएगा आपका। शतुद्री को वर्तमान में सतलज कहते हैं। अब एक थी आपकी बिपाशा, जो क्वेश्चन में थी अभी आपकी, उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं वर्तमान में। एक आपकी थी शदानीरा, ये बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहती है ना। शदानीरा थी, उसको वर्तमान में गंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंडक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी एक थी गोमती, अच्छा गोमती को वर्तमान में ना गोमती भी कहते हैं और गोमल भी कहते हैं, तो आपको दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक आपकी थी सुवस्तु, कौन सी, सुवस्तु थी, सुवस्तु को वर्तमान में स्वात कहते हैं। और एक आपकी अंतिम थी सिंधु।
अब देखो सिंधु में भी अंतर है, अगर बिंदी लगी है तो सिंधु और नहीं तो सिद्धू हो जाता था, है ना। तो सिंधु को ही वर्तमान में भी सिंधु कहते हैं, लेकिन हालांकि इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि कभी कभी अलग भी पूछ लेता है। तो ये जो 10 नदियां थी, 9, ये जो आपकी 10 नदियां हैं, मतलब कि 9 ये हैं, और आपकी कौन सी, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, ये भी आपकी हैं। तो इन सभी नदियों को सम्मिलित रूप को ऋग्वैदिक काल बहुत महत्वपूर्ण थी, और इन नदियों को प्राचीन काल में इस नामों से और आधुनिक काल में इस नामों से इनको मिलान करने के लिए आता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग मिलान देख पा रहे हो, मिलान करने के लिए, इसी तरीके से मिलान करने के लिए पेपर में भी आता है, तो इनको ध्यान रखना है। चलिए खैर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो चीजों को जितना हो सका उतना आप लोग प्राप्त कर लो, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ आ रहे हैं इस समय, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेमू के संदर्भ में विचार कीजिए। अब हेमू के संदर्भ में विचार करना है, और क्या हेमू के संदर्भ में विचार करना है, इसको हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, हेमू के संदर्भ में विचार कीजिए, और इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। चलिए विचार करते हैं। अगर विचार करें हम, हेमू सूर शासक शेरशाह का प्रधानमंत्री था। अब ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हेमू जो है वो सूर शासक शेरशाह का प्रधानमंत्री नहीं था। दूसरा है, हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने मुगल सेना से पानीपत का युद्ध लड़ा। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन केवल बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, एक भी और भी ध्यान रखना है कि सूर सम्राट आदिल शाह के दरबार का प्रधानमंत्री था, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो किला है और एक तरफ अवस्थिति है, कौन सा किला किस श्रृंखला पर अवस्थित है, इसकी बात कर रहा है। तो किला और अवस्थिति की बात किया है, कौन सा किला किस श्रृंखला पर अवस्थित है। चलिए हम अगर देखें किला और आपके श्रृंखला को, लोहेगढ़ का किला आपका कौन सा, लोहेगढ़ की किला की बात की जाए आपका सतपुड़ा पर्वत पर श्रृंखला पर, ये नहीं है, क्योंकि ये कहां पर है, ये आपका लोनावाला में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है ना, कहां पर, महाराष्ट्र में स्थित है लोनावाला, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बीजापुर का किला की बात की जाए, बीजापुर का किला आपका पश्चिमी घाट श्रृंखला में स्थित है, बिल्कुल ठीक लिखा है आपका। फिर चुनार का किला आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन केवल यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है। अच्छा, अगर ये पहाड़ी पूछे कि लोहेगढ़ की पहाड़ी कौन सी है, तो सतपुड़ा नहीं है, सहाद्री है, सहाद्री पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। दारा सिकोही के संदर्भ पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। दारा सिकोही के बारे में कौन सा कथन सही है, उसने अपने जीवन काल में किसी मनसब को स्वीकार नहीं किया, गलत है, मनसब स्वीकार किया था उसने, है ना। और दूसरा आता है कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है वो सिर ए अकबर के नाम से संकलित किया था, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन केवल यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। दारा सिकोही कौन था, शाहजहां का पुत्र था और प्रिय पुत्र था। एक तरफ चित्रकार हैं और एक तरफ बादशाह हैं, कौन सा चित्रकार किस बादशाह से संबंधित है। बेहजाद की बात करें तो बाबर से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। दसवंत की बात की जाए तो अकबर संबंधित है, बिल्कुल ठीक है ना। बेहजाद और दसवंत आपके, ये दोनों आपके क्या हैं, बिल्कुल ठीक है। मीर सैयद अली की बात की है, किसकी, मीर सैयद अली की बात की जाए, ये आपका जहांगीर से संबंधित नहीं है, हुमायूं से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित मंगोलों के विरुद्ध बनाई गई जो सुरक्षा चौकियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। देखो मंगोलों ने विरुद्ध में जो सुरक्षा चौकियां बनाई गई थी उनको ईस्ट से वेस्ट, क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, हालांकि ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये तो मैंने लिख दिया है, ईस्ट होगा इस साइड और वेस्ट होगा इस साइड। तो ईस्ट टू वेस्ट में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको चौकियों के बारे में व्यवस्थित करना है, कौन कौन सी है सही मिलान। सबसे पहले कौन सी थी आपकी, समाना, सबसे पूर्व में आपकी समाना थी, उसके बाद आपकी क्या थी, सुनाम, उसके बाद आपकी भटिंडा। देखो जिसको भटिंडा याद है ना उसको सब कुछ याद हो जाएगा। भटिंडा आपकी पंजाब के आसपास थी, तो आप कहोगे तीसरा वाला, लेकिन तीसरा ना इसमें भी था, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुगल मध्यकाल में प्रचलित शब्दावली मसाहत के संदर्भ पर कौन सा कथन सही है। अब मसाहत के लिए जो शब्द है ना, भू राजस्व से जुड़ी एक प्रणाली हो करती थी मसाहत, बहुत इंपोर्टेंट थी, और इससे क्या भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण होता था। और यह जो प्रणाली है वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस प्रणाली को प्रारंभ करवाया गया था। तुगलकमा पद्धति से क्या अभिप्राय है, जो तुगलकमा पद्धति है ना उसकी बात कर रहा है, इनमें से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। बाबर की यह युद्ध प्रणाली थी, बाबर की क्या थी, एक युद्ध की प्रणाली थी जिसको तुगलकमा पद्धति कहते हैं। भारत में मुगलों के अधीन जागीर व्यवस्था के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सही कथन बताइए।
भारत में मुगलों की अधीन जो जागीर व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ पर कथन है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को उसकी आय के साथ आवंटित किया जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। जमींदारों सरदारों को सभी जागीरें उनके गृह क्षेत्र में आवंटित की जाती थी, ये भी नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ा ना होता है कि जो उसके गृह क्षेत्र है, होम टाउन है, वहीं पर, तो ऐसा भी गलत था। तो आपके दोनों ही ऑप्शन गलत है, मतलब कहीं भी मिल सकता था, है ना, एक तरीके से एकता कहते थे उस समय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये उपरोक्त कथन जो है किस भक्ति संत का वर्णन करते हैं। मतलब कि ये जो सारे शब्द हैं, मतलब ये जो सारे अर्थ है, ऑप्शन है, वो किस भक्ति संत को संबोधित करते हैं। तो यह संत 15वीं सदी के रहस्यवादी भक्त के कवि थे। ये बात आपकी रविदास के बारे में कही जा रही, ठीक है। कबीर ने उन्हें संतों का संत कहा है। कबीर ने रविदास को ही संतों का संत कहा था, ये भी ठीक हो जाएगा। वे निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध तथा संतों में से एक थे। निर्गुण संप्रदाय जो ना आपका रविदास से ही संबंधित है, ये भी ठीक है। संत के एक आदर्श समतावादी समाज की कल्पना, जिसे बेगमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये भी। तो आपके सभी चारों जो शब्द है ना, वो संत रविदास से संबंधित है। किससे? संत रविदास संबंधित है। और संत रविदास एक संत, महादार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी के रूप में इनको जाना जाता है। मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था के संदर्भ विचार कीजिए। क्या है? मुगल काल की जो आपकी राजस्व व्यवस्था है उसके बारे पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मुगल काल की राजस्व व्यवस्था के बारे में फसलों में किए गए जो संग्रह को माल के रूप में जाना जाता था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो फसलों का संग्रह कर लिया जाता था ना, उसको माल कहते थे, ये तो सही है। राजस्व अधिकारियों को मुगल प्रशासन में द्वारा जो इजारा व्यवस्था, राजस्व खेती के तहत भूमि दी जाती थी, ये गलत है। ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। अमीर गुजार एक प्रांत का राजस्व संग्रह का प्रभारी होता था, ये भी गलत है। ये भी नहीं होता था, क्योंकि यहां पर क्या था, उच्च बोली लगाने वाले को दी जाती। तो इस तरीके से आपका केवल ऑप्शन एक यहां पर सही है, केवल ये। औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं। औरंगजेब की इनमें से कौन सी नीति जो है वो गलत है, मतलब कि औरंगजेब की नीति नहीं है। चलिए, उसने प्रत्येक राजमार्ग सीमा पर नौका पर रहदारी नामक एक कर आरोपित किया था। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था, तो ये वाला तो गलत है। उसने सिक्कों पर कलमा के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसने नौरोज एवं पारसी जो नववर्ष था उसको मनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था, ये भी सही है। उसने लोगों को अच्छे आचरण पर नजर रखने और मुहितसाबे और सार्वजनिक नैतिकता के लिए नियंत्रण नियुक्त किया था, बिल्कुल ठीक है। उसने बाजार व्यवस्था बहुत अच्छी की थी और आपके जो अच्छे आचरण वाले नजर व्यक्ति होते उन पर नजर रखने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए गलत था, जो कि हो जाएगा सही। पूछा ही था गलत कौन सा है। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है। ग्राम स्तर पर प्रशासन बनाए रखने के लिए आयकर व्यवस्था उत्तरदायी थी। हाँ, ये तो बात थी उनके समय में। भू राजस्व भूमि की मापन और वर्गीकरण के पश्चात निर्धारित किया जाता था। पहले भूमि का मापन और वर्गीकरण हो जाता था, उसके पश्चात भूमि का निर्धारण होता था, ये भी सही है। कर संग्रह का जो अधिकार उच्चतम बोलीकर्ता को दिया जाता था, मतलब जो भी आपके रेवेन्यू का ज्यादा बोली लगाता था उसको दिया जाता था। तत्पश्चात राज्य के करों को एकत्रित करता था और राज्य को भुगतान करता था। हाँ, ये भी सही है। ये सब विजयनगर बारे में सही है। तो फिर डी ऑप्शन गलत हो सकता है। न्यायिक प्रणाली और न्यायिक पदानुक्रम उचित प्रकार से विकसित थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकसित थे, तो ये गलत ऑप्शन आपका हो जाएगा। नियमित न्यायिक प्रणाली, ऐसा कोई अधिकार नहीं था उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरुओं के संबंध में गलत है। सिख गुरुओं के संदर्भ में भी यहां पूछा है, गलत कौन सा है, देख लेते हैं। गुरु नानक ने अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर की किलेबंदी की, ये गलत हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह मानव रूप में 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है, गुरु गोविंद सिंह अंतिम थे। गुरु हरगोविंद का गुरु के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। हाँ, ये भी ठीक है, इनका सबसे लंबा कार्यकाल देखने को मिलता है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और श्री हरमंदिर साहिब में स्थापित किया था, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला गलत है, बाकी बी सी डी सही है। शिवाजी के अधीन प्रशासन के संदर्भ में सही नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अब ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, ऊपर लिखा है सही नहीं है और फिर नीचे लिखा है कौन सा कथन सही है। है कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर बात करें तो आपका शिवाजी के जो अधीन प्रशासन था मुख्यतः दक्षिणी राज्यों की प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप था। दक्षिणी जो आपकी प्रशासनिक पद्धति उसके अनुरूप था, भी आपका सही है। उसने राज्य के महल मामलों में परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद की नियुक्ति की थी। आपको पता होगा अष्ट प्रधान जिसको कहते थे, मतलब कि 8 मंत्री हुआ करते थे इनके। हालांकि ये पेशवा के समय नियुक्त किए गए थे, लेकिन इसने भी आपके शिवाजी ने भी अपने मंत्रियों को मंत्री परिषद के रूप में इनको व्यवस्था की थी कि वहां पर उनको विचार विमर्श करते थे, तो ये भी ठीक है।
नियमित सैनिकों के वेतन का जो नगद एवं राजस्व अनुदान दोनों में भुगतान, हाँ नगद और राजस्व दोनों में मिलता था, तो ये भी ठीक आप कहोगे। एक तरीके से जो अनुदान था वो सरंजाम जिसको कहते थे, आपको याद हो, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, विजयनगर के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो विजयनगर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। कुदरई चेट्टी घोड़ों के व्यापारी थे, बिल्कुल सही बात है। राक्षसी तरंगड़ी के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई थी, ये भी सही बात है। कृष्णदेवराय का संबंध तुलुप वंश से है, ये भी सही है। तो आपको पता होगा तीनों ऑप्शन इसलिए सही है, घोड़ों के व्यापारी को कुदरई चेट्टी कहते थे, और विजयनगर की पराजय राक्षसी तरंगड़ी के युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, 1565 में लड़ा गया था, आपको पता होगा। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया था। कृष्णदेवराय का संबंध तुलुप वंश से है। अच्छा, विजयनगर में भी कई सारे वंश हुए, आपको पता होगा, है ना, तुलुप वंश, सुलुप वंश, बहुत सारे अरावेडु वंश। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही है, तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। देखो ये जो शब्द है ना, डोमिंगो पायस या पेस, डोमिंगो पेस ने लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल साम्राज्य है और वह बहुत बढ़िया प्रतीत होता है। एक तरफ शब्द है और एक तरफ अर्थ है, कौन शब्द का अर्थ किस अर्थ में है इसकी बात कर रहा है, मिला लेते हैं। तो कितनी युग्म सम्मिलित सही है, ये युग्म वाला ऑप्शन है इनमें से, है ना। चलो देखते हैं खैर इनमें से। मुलफुजात जो शब्द है वो सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन, गलत है, ये गलत है। मकतूबात सूफी संतों की बातचीत है, इसमें ये भी गलत है। तजकिरा जो है वो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है, हाँ ये सही है। तजकिरा में आपकी सूफी संतों की जीवनी का स्मरण लिखा गया है, तो केवल इसमें से आपका एक युग्म सही है, जो कि तीसरा वाला सही है। निम्नलिखित में से किनके लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ, क्या है, आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया है। देखो लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में स्थान किसको मिला है ना, ये पूछ रहा है। तो आपका जो स्थान है वो आपका किससे मिला होगा, रविदास, कबीर, गुरु तेग बहादुर, बाबा फरीद। तो ये जो आपके चार व्यक्ति हैं, रविदास, कबीर, गुरु तेग बहादुर, बाबा फरीद, वो आदि ग्रंथ जो सिखों का आदि ग्रंथ है उसमें इनको स्थान मिला हुआ है। इनके लेखन कार्यों का कुछ ना कुछ वर्णन किया गया है, कॉपी किया गया है। लेकिन मीराबाई के ऐसे कोई लेख नहीं है जिसका वर्णन हो, तो केवल आपके 2, 3, 4, 5 सही रहे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूफी सिलसिलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है सूफी सिलसिलों के बारे में, देखते हैं। शरीयत की अवहेलना करने वालों को बासरिया और शरीयत का पालन करने वाले को बेसरिया कहा जाता था। तो आपको अगर बासरा और बेसरिया पता है तो आपको ऑप्शन पता लग जाएगा कि ये गलत लिखा हुआ है ना। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है वो बताते हैं। सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म के स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वाले के नाम पर हुआ, बिल्कुल बात ठीक है। वली अल्लाह से मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता है, ये भी सही है। लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन शुरू हो चुका था, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला गलत है, जो कि हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे आपसे कि बेसरा और बासरा, है ना, शरिया के नियमों को जो पालन ना करने वाले को क्या कहते हैं, बेसरिया कहते हैं। और शरिया का जो पालन करते हैं उनको क्या कहते हैं, बासरिया कहते हैं। तो इस तरीके से आपका उल्टा लिखा है एक तरीके से, ये समझ लो आप। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उत्तर दिए गए कूट का ऑप्शन बताइए। अच्छा, चैनल पर अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। साथ में आप लोग प्यारा सा कमेंट वगैरह कर देना, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, इस पर क्या संशोधन करना चाहिए, फिर आगे उस पर भी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो जब तक एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक चलती रहेगी। अभी यूपी की आरओ चल रही है और आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का पेपर की डेट आ चुकी है, कैलेंडर 12 अक्टूबर को पेपर है, उसकी जैसी टेस्ट सीरीज आ जाएगी वो भी चालू हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन है उनको सही बताना है, कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, देख लेते हैं सही ऑप्शन को। अलवार शिव भक्ति थे जबकि नैनार वैष्णव थे। देखो उल्टा लिखा है, जो अलवार थे वो वैष्णव भक्त थे, कैसे थे, वैष्णव भक्त थे, और जो नैनार थे वो शिव भक्त थे। तो ये गलत लिखा था एक तरीके से, तो ऑप्शन आपका ये वाला गलत है। अलवार एवं नैनारों का संबंध तमिल प्रदेश से है, हाँ बिल्कुल सही है। अलवार संतों के द्वारा संकलित जो नलीरा दिव्य प्रबंधनम का तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपार संबंदर और सुंदर की कविताएं तवरम नाम से संकलित है, आपका ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अकबर के दरबार में कौन पुर्तगाली पादरी के रूप में आया था।
तो अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरी के रूप में बात कर रहा है, कौन संबंधित है? तो आपका यहाँ पर अक्का बीवा और मोनसेरेट आपके संबंधित है। अभी तक आप लोगों को मोनसेरेट ही पता होगा, लेकिन अक्का बीवा भी संबंधित रहे और ये पादरी थे। हल्दी घाटी की लड़ाई, जो वो आपके विचार कीजिए, सही कदम बताइए। हल्दी घाटी की लड़ाई के लिए कौन कौन से ऑप्शन सही है? यह लड़ाई अकबर एवं राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, बिल्कुल ठीक है। भीलों ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग राणा के समर्थन में किया था, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही है। अकबर की कल्याणकारी जो नीति थी उनको कालक्रम में लगाइए। अकबर की कल्याणकारी नीतियों को एक कालक्रम में लगाना है, कौन सी जो नीति है वो कब हुई, है ना? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति पहले नंबर पर, जजिया कर की समाप्ति दूसरे नंबर पर, सती प्रथा पर रोक तीसरे नंबर पर, और शराब बिक्री पर रोक आपकी चौथे नंबर। तो एक तरीके से आपकी सभी तो सही लगे ही हुए है ना, सभी सही लगे हुए। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर कैसे, तो आप लोग एक बार नेट पे सर्च कर लो, तो देख लो कौन सा पहले था, समझ में आ जाएगी। मुगल काल एवं दक्षिणी राज्यों के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? मुगल काल एवं दक्षिणी राज्यों के संदर्भ पर विचार करना है। अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था, हाँ बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी, ये भी सही है। किताब ए नौरस जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। अब भाई ये तो गलत हो जाएगा, किताब ए नौरस आपके जहांगीर ने लिखी है। किताब ए नौरस किसके द्वारा लिखी गई है? बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने, इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन आपका एक और दो सही है, सी वाला पे जाए। दारा सिकोही के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? दारा सिकोही के बारे में सही कथन, उसने गीता का फारसी में अनुवाद किया था, बिल्कुल सही बात है, किया था। वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, ये भी सही है। तो केवल सी पे जाओगे, एक और दो दोनों सही है, क्योंकि दारा सिकोही ने गीता का फारसी में अनुवाद किया और वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। ददनी प्रथा के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो ददनी प्रथा के बारे में सत्य, कारीगरों को प्राप्त जो पूंजीगत सहायता थी उस व्यापारियों को दी जाती थी। आपका ऑप्शन डी वाला सही है, ददनी प्रथा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये वो वाले रीजनिंग वाले और मैथ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। 57,632 को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अब 57,632 की बात कर रहा है कि इनको कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, और कथन एक है 48,327 का अर्थ 6 है, और दूसरा कथन में है कि 43,25,6 का अर्थ 2 है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर एक बार हम देखें इनको, देखिए तो सबसे पहले अगर इसको हम समझें कि भाई ये जो कथन दिए गए वो किससे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहला जो वर्ड है क्या है? 48,327। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं 4 8 3 2 7, है ना? तो इनको क्या आ जाएगा? 24। कितना? 24। अब 24 को ना हम 2 + 4 कर लेते हैं, तो कितना आ गया? 6। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखा जाए तो 43 आपका क्या है? 43,256, 43,256 कर लेते हैं। कैसे? 4 3 2 5 6, तो इनका क्या आ जाएगा? आपका 20 आ जाएगा। और इस तरीके से इनको भी तोड़ते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, आपका फिर हम क्या करते हैं, आपका क्या पूछा था? 57,632, 57,632, 57,632 का निकालें तो इसी तरीके से 5 7 6 3 2, और इनका आ जाएगा कितना? तो आपका 23। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। और अगर 23 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 तो बराबर कितना? 5 आ जाएगा, है ना? तो अगर ये बात आती है और ये सारे ऑप्शन सही होते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा या तो कथन एक या दूसरा पर्याप्त है। तो सी ऑप्शन पर आप टिक लगा दो, क्योंकि पर्याप्त पूछा है, पर्याप्त है पर्याप्त नहीं है, तो इस तरीके से आप टिक लगाओगे सी वाले पे। चलिए इस तरीके से है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जितना हो सके कम समय में आपको मिल सके वो ज्यादा ठीक रहता है। खैर कोई बात नहीं, हम एक ऑप्शन दिखा देते हैं, बाकी हम आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका जैसे ADZ GJF MPL SVR, तो अब ये क्या लिखा है कि इनको पूर्ण करना है और क्या आएगा यहाँ पर जो, ठीक है चलो देख लेते हैं। जैसे ADZ है ना, तो इस तरीके से फिर नीचे लिखेंगे GJF, उसके बाद लिखेंगे MPL, फिर उसके बाद SVR, इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पर A के नीचे जो ऑप्शन G है उसमें देखोगे तो 6 प्लस हो रहा है। इसी तरीके से D के नीचे J है तो इसमें 6 प्लस हो रहा है।
जेड के नीचे एफ है तो इसमें भी देखोगे तो आप 6 प्रेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए 1 नंबर पर होता है, डी 4 नंबर पर होता है और आपका जेड 26 नंबर पर होता है, जी 7 नंबर पर होता है, जे आपका 10 नंबर पर होता है, एफ आपका 6 नंबर पर। तो इसी तरीके से आपके सब में प्लस 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 6 जाएंगे और लास्ट में जो ऑप्शन आपका आएगा वो आपका बाई बी एक्स आएगा। बाकी आपका लेना ये गलत नहीं होगा, सही होगा, बाई बी एक्स ऑप्शन ही आपका आएगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी? आपकी जो वृद्धि होगी वो 2.01%, 2.10%। रामू इस प्रकार सुबह जॉगिंग करता है कि वह 2 किलोमीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर दौड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर दौड़ता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है अर्थात दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर के लिए दौड़ता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखो, अब ऐसे क्वेश्चनों का निकालना थोड़ा सा आपका आइडिया होना चाहिए। मैं सिर्फ ऑप्शन बता देता हूं, आपका जो सही होगा वो 2.23 किलोमीटर होगा, 2.23 किलोमीटर होगा। एक रेल की गति एक गाड़ी से 3 गुना है और एक स्टीमर से 1.5 गुना है। एक व्यक्ति एक्स किसी स्टीमर एक्स किलोमीटर स्टीमर से 3.75 एक्स किलोमीटर से और x/2 किलोमीटर गाड़ी से तय करता है। यदि गाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और उस कुल दिया गया समय 4.5 घंटे है तो उसके द्वारा तीनों वाहनों से कुल दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे दूरी जो होगी वो 420 किलोमीटर। कितनी? 420 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है कि ए की बहन डी की पत्नी एच जी के साथ विवाहित है, जिसकी बहन एफ डी की एकमात्र पुत्री है। ए की बहन एच के किस प्रकार संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर लो। देखो मैं बता देता हूं। ए यहां पर लिखा और ए की क्या है? ए की बहन है, ए की बहन है। अब ए की बहन कौन है? डी। चलो डी से क्या संबंध है? एफ से, है ना। तो इस तरीके से लिख लो और एफ का संबंध जी से और जी का संबंध आपका है एच से। तो क्या होगा आपकी? यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सास है। क्या है? सास है ना, सास निकलेगी। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? देखो 1 जनवरी 2018 को सोमवार, अब 1 जनवरी तो अब जोड़ोगे थोड़ी ना, कैसे 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 कैसे। तो इस तरीके से निकाला जाता है कि 1 जनवरी 2018 को क्या था? सोमवार था। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने? 365 डेज होते हैं, समझना, 365 दिन। और अगर बात की जाए विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 365/7, है ना, बराबर +1। 365 विषम संख्या आपकी ये होती है। चलिए, क्योंकि 7 दिन 7 वीक होते हैं, 365 साल होते हैं, +1 विषम का लिया। अब यहां पर देखा जाए तो 1 जनवरी को कौन सा दिन था? 1 जनवरी को 2018 को आपका सोमवार था। क्या था? मंडे था। ठीक है। अब 1 जनवरी 2019 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो मंडे कर लो और मंडे के +1 कर लो, कौन सा होगा? मंगलवार होगा। निकल आया आपका बी ऑप्शन, मंगलवार। देख लेना। एक एनालॉग घड़ी में घड़ी कितने अलग अलग बिंदुओं पर घंटे और मिनट की सुई मिलती है? देखो अब ये क्वेश्चन ना ऐसे आ जाता है कि एक है जो एनालॉग घड़ी में कितने अलग अलग बिंदुओं पर घंटे और मिनट की सुई मिलती है? 10, 11, 12 और 13। घड़ी की सुइयां हर घंटे में एक बार मिलती हैं, आपको सभी को पता है, लेकिन 11 बजे और 1 बजे के बीच वे केवल एक बार मिलती हैं। कितने? 11 बजे और 1 बजे के बीच जो है केवल एक बार मिलती है। अब इसलिए जो घड़ी की सुइयां होंगी ना 12 घंटे में 11 बार मिलती है। कितनी? 12 घंटे में 11 बार मिलती है। आपका ऑप्शन 11 हो जाएगा। ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा ये। 2963 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में शेषफल 5 ही बचे? कितना बचे? 5 ही बचे। तो संख्या कितनी है? 2963 है। ठीक, कितनी? 2963। तो इनको सबसे पहले ये समझो कि कौन कौन सा निकालना है? 9, 10 और 15 का। 9, 10 और 15 का निकालना है। तो कौन कौन से? 3 से और 10 से। तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, है ना। अब बात की जाए 90 अगर आ रहा है इनका, तो अभी संख्या कितनी थी? 2993 सॉरी 2993 का भाग दे दो 90 में, आपकी 83 शेषफल आएगा। कितना आएगा? 83 आएगा शेषफल। अब 83 में -5 कर दो, 83 में -5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 78। 5 ही ना है, शेषफल 5, तो 5 का माइनस करेंगे 83 में तो 78 आ जाएगा। 6 छात्रों के बीच में एक विज्ञान परीक्षा में हसनैन ने वरुण के बराबर अंक प्राप्त किए, नंद किशोर ने वरुण से अधिक लेकिन पूनम से कम प्राप्त किए, प्रांजल ने सैम से अधिक अंक लेकिन वरुण से कम प्राप्त किए। विज्ञान की परीक्षा में दूसरे सबसे अंक कितने प्राप्त होंगे? देखो अब ऐसे क्वेश्चनों को तो ऐसे सॉल्व कर लो, जो अंक होगा इसमें नंद किशोर को, क्या होगा? नंद किशोर होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा, रीजनिंग तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि
यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व एक कर दिया मैंने, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं भी मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप रीजनिंग लगाओगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर हमने 140 जो अपने क्वेश्चन कर लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हिंदी की आएगी, है ना, इसकी हिंदी की आएगी। तो चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बने रहिएगा, और हिंदी की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसको देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जरूर कर लेना। आज के लिए धन्यवाद।